घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। भाजपा और आपकी लड़ाई में अब केजरीवाल और किरण आमने सामने। बड़ा सवाल, कौन जीतेगा दिल्ली का दिल। दिल्ली में चुनावी जंग में इस वक्त अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी अब आमने सामने है। किरण बेदी के नाम की घोषणा जब होने के बाद से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और कई ऐसे कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिला वो भी बवाल काट रहे हैं। कभी वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ। अभी तक 70 में से 62 सीटों की घोषणा कर दी गई थी और जल्द ही बाकी लिस्ट के नाम जो और बच गए हैं उनका भी नाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो बड़ा सवाल हम आज लेके आए हैं कि दिल्ली की लड़ाई असल में अब ये क्या पार्टी के बीच में नहीं रह के दो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी इन दोनों के बीच की लड़ाई हो गई है? क्या अजय माकन जो कांग्रेस की तरफ से अभियान समिति के प्रमुख हैं वो भी उनकी भी कोई अहम भूमिका इसमें है, या ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी है? इसके साथ ही साथ कि क्या अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी और किरण बेदी के सामने जो अरविंद केजरीवाल हैं तो दोनों के ऐसे क्या क्या पहलू हैं जो जनता को, दिल्ली के जो मतदाता हैं, कौन ज़्यादा कारगर साबित होंगे लोगों को अपने तरफ रिझाने में, अपने तरफ वोट लाने के लिए लोगों का, मतदाताओं का, ये सवाल है। हमारे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, युवा नेता हैं, बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। रामादास शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अखिल साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उपेंद्र प्रसाद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अखिल अहमद, आम आदमी पार्टी के नेता से। अखिल साहब, ये लड़ाई अब केजरीवाल बनाम किरण बेदी है? एक्चुअली में बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है लड़ाई शुरू होने के पहले ही। किरण बेदी जी के अलावा उनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो केजरीवाल जी को टक्कर दे सके। और किरण बेदी जी तो टक्कर हो गई। मैंने आपको लग रहा है कि अब किरण बेदी आने के बाद टक्कर जो है सीधा केजरीवाल और किरण बेदी में? मेरे ख्याल से कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की जो शख्सियत है वो एक लीडर के लिए बहुत जरूरी शख्सियत है। और दोनों जी हैं, वो एक लीडर नहीं है। अखिल साहब, दोनों लोग अन्ना आंदोलन से आए हैं, दोनों उसी मंच पे थे, उसी मंच से निकल के एक पार्टी बनाए हैं, दूसरे पार्टी में आए हैं। आंदोलन में कई लोग आए हैं जी, और अरविंद केजरीवाल उसके ओरिजिनेटर हैं। उस आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने अपना जड़ उसकी बनाई है, उस आंदोलन की। अन्ना जी को अरविंद केजरीवाल मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। बेदी जी को भी अरविंद केजरीवाल ही ने आगे बढ़ाया है। मेरे सवाल का जवाब दें आप कि क्या अब दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल बनाम किरण बेदी है? आप मानते हैं? देखिए, दिल्ली की लड़ाई है विकास की लड़ाई। ये किसी की पर्सनल बपोती नहीं है कि कोई लड़ने आ जाए और उसके हिसाब से समीकरण बदल जाए। विकास की लड़ाई है यहाँ पे दिल्ली में। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और उसके साथ विकास जुड़ा हुआ है। ये इसकी लड़ाई है। ये किसी पर्सनल किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। और किरण बेदी जी आकर के क्या झंडे गाड़ देंगी और क्या कर देंगी? फिर आप क्यों बोल रही हैं? फिर आप क्यों बोल रहे हैं? फिर तो आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है ये लड़ाई विकास की है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये लड़ाई अगर मुद्दों की लड़ाई है, फिर तो किरण बेदी हो, केजरीवाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तो केजरीवाल भी और किरण बेदी में क्या अंतर है? देखिए, बहुत फर्क है। किरण बेदी आप खुद कह रहे हैं, आप पहले सुनिश्चित करें कि आप मुद्दों की लड़ाई की बात कर रहे हैं या व्यक्ति के टकराव यहाँ पे? मुद्दों की लड़ाई। देखिए, आप एक मिनट मुझे दीजिए। किरण बेदी जी किस लिए आई थी जंतर मंतर पे? किस लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ आई थी? किस लिए वो हमारे मंच पे आई थी? वो सारे मुद्दे उनके सामने आज होने चाहिए। और जिस पार्टी का वो बहुत क्रिटिसाइज करती थी, उसी पार्टी के अंदर यू टर्न लेकर के ज्वाइन कर गई।
भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा, और भ्रष्टाचार वो तो साजिया इल्मी भी चली गई, विनोद बिन्नी भी चले गए। भाजपा ने अभी तक मोदी जी, जिनको कि पूरा देश नजरे जमाए बैठा था कि आशा के साथ में कि मोदी जी कुछ करेंगे, 7 महीने के बाद बोलते हैं अभी शुरू करूंगा, अकेल साहब, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा बीजेपी के शासन में, ये बात सुनिए पता है। अकेल साहब सुन लीजिए, MS धीर, साजिया इल्मी, विनोद बिन्नी, ये सब चले गए आपके साथ छोड़ के। आप जिनको गिना रहे हैं ना, बिन्नी जी एक मंत्री पद के चक्कर में छोड़ के भाग गए, उनको वो मंत्री पद नहीं दिया गया और उसके चक्कर में वो भागे। ये तो पूरा मीडिया, पूरा देश जानता है। चलिए आपके पास लौट के आएंगे। कुल मिलाकर रमन जी, आप दूसरे तरफ आप हैं आम आदमी पार्टी के बाद। 2 सवाल हैं। पहला सवाल, किरण बेदी बनाम केजरीवाल, अब ये लड़ाई वही है या आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस है? इन्होंने एक पर्सनल अगर करनी है, यही नहीं, आपके तरफ से उनको छोड़, हमारी तरफ से बहुत क्लियर है कि दिल्ली की फजीहत जो हुई है पिछले इतने समय के अंदर, वो सिर्फ एक, जिसे कहना चाहिए जंगल में लाल सलाम, शहर में सफेद सलाम, ये इनकी करी हुई कारगुजारियां हैं और दिल्ली ने उसे भरा है और दिल्ली भर के इन्हें देगी इस बारी जी। तो वो तो इन्हें पता लग जाएगा 7 तारीख। मेरा सवाल जो है उसका के, लेकिन जी, अगर आप पर्सनालिटी देखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक व्यक्ति इस समय बोल रहा है कि आप भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए, और एक व्यक्ति भागने में विश्वास रखता है, तो दोनों का कंपैरिजन भागों का नहीं हो सकता। भाग पार्टिसिपेशन होता है और भाग मिला करके जब भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को हमने अपने आगे किया अपने तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए, आपने जब घोषणा की तो ये तो आप सोच के आए होंगे कि ये घोषणा करने, क्योंकि 2 दिन पहले आई हुई पार्टी के आती हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो उसके पीछे कारण है। वो कारण आपको पता है कि वो चुनावी कारण है। डिजर्विंग अगर कोई व्यक्ति है, अब मुझे आपके पार्टी के जो आपने घोषणा, उस पर मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, ना सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल है कि क्या आपकी जो रणनीति थी कि केजरीवाल के खिलाफ उतने ही एक व्यक्ति को, ऐसा ही सशक्त व्यक्ति को जो केजरीवाल से टक्कर ले सके, उस तरह के व्यक्ति को सामने खड़ा करना, क्या वो रणनीति आपको साफ साफ अब सफल होते हुए नजर आ रही है आप अब घोषणा के बाद? देखिए, पहले भी सफल हो रहे थे हम, अब और ज्यादा है। पहले पास हो रहे थे, अब डिस्टिंक्शन से पास होंगे। क्यों? किरण बेदी आने के बाद क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किरण बेदी जी के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का है और उनकी जो बोलते हैं ना, पुराना मुहावरा है कि होर के चिकने चिकने पास। तो जब उन्होंने शुरू में एक PM के पद पे, उस टाइम आयरन लेडी इंदिरा गांधी को माना जाता था, उनका ये नहीं देखा कि अगर वो गलत है तो वहां पे भी उन्होंने काम करा और जो उठाया तो ठीक है जी। अगर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर नेशनल कैपिटल को मिलता है और नेशनल कैपिटल जो गलत और सही का बिना तो किसी भेदभाव, बिना किसी जी। एक सवाल है आपसे सर, पार्लियामेंट में आपने किरण बेदी का इतना अपोज किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी कि इन्होंने किस तरीके से आपके सवाल का भी जवाब लेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग किया है और गलत तरीके से आपके सवाल का जवाब लेंगे। अखिल साहब जरा हमारे साथ और भी मेहमान है, रमाधार जी आपके पास आते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बीच में कहां है, किरण बेदी और केजरीवाल के बीच में? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हाइप देश में दिखाया गया था, बीजेपी मोदी, वो हरियाणा छोड़ के बाकी किसी राज्य में स्पष्ट रूप से नहीं दिखा। जोड़ चेत के हर जगह दूसरे राज्यों में सरकारें बनी इनकी। दिल्ली में MCD आज के दिन में पूरी तौर पर जो विकास अवरुद्ध हुआ है शीला दीक्षित के सरकार के जाने के बाद जी, और जो दिल्ली की आज दुर्दशा है, उस दुर्दशा के लिए MCD 80% और तीनों MCD में बीजेपी काबिज है। यहाँ देश के सबसे समझदार लोग रहते हैं, ये सारे लोग बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्षमता को बहुत बढ़िया से देख रहे हैं। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 15 वर्षों तक यहां सरकार में रही है, उसके बाद फिर 49 दिनों तक
केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे, उनको समर्थन दिया था, समर्थन दिया, हमने बाहर से समर्थन दिया कि ये कुछ करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं। जैसी बातें ये कर रहे थे पहले से सड़कों पे, उन सब बातों पे ये खरे उतरे, कसौटी पर इनको कस के दिल्ली की जनता देखे। उसके बाद फिर गवर्नर रूल लागू हुआ, तो निश्चित रूप से आज के दिन में यहां बीजेपी इनडायरेक्टली शासन कर रही है। इस दरमियान भी कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, तो यहां की जनता जो है पहले जैसे जो कांग्रेस के शासन में 15 सालों में विकास देखी है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री लड़ाई में है। मुख्यमंत्री अजय माकन आपके तरफ से है? नहीं, विधायक रिजल्ट निकलने के बाद कांग्रेस की यह परंपरा रही है कि विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है, अब यहाँ पे उसके बाद नेता चुना जाएगा। रामाधार जी, आप जानते हैं यहाँ की जो लड़ाई है अब बहुत साफ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये सारे काम करूंगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरण बेदी को लाया गया है। केजरीवाल साहब तो 49 दिन के बाद वो भाग के उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा धूल धूसरित कर दी है। निश्चित रूप से अगर वो टिके रहते, दिल्ली के विकास के लिए कुछ और कार्य करते, तो हो सकता था यहाँ के जनता का भरोसा पूरी तौर पर वो जीत के ले जाते, लेकिन भाग के उन्होंने अपनी छवि निश्चित रूप से धूमिल की है। मुद्दे पे गए। एक मिनट, हम देखिए कोई और बोलते हैं, तुम टोकते नहीं है तो काइंडली, तो वो गए। और उसके बाद फिर अब किरण बेदी जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। किरण बेदी जी एक्टिविस्ट हैं आज के दिन में, इसके पहले वो पुलिस अधिकारी रही थी। तो मैं पहले भी बोला हूं कि आज पुलिस अधिकारी ये हम ठीक है, पीएम का हमने गाड़ी उठा लिया तो मैं बहुत एबल अधिकारी हो गया, ये सारी चीजें नहीं है। प्रवृत्ति उनकी अधिनायकवादी है, और ये बीजेपी के लीडर आज के दिन में जो 2-3 दिनों के अंदर ही एक्टिविटी जो क्षण के फिल्टर होके जो आप लोगों के माध्यम से जनता के पास जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से बीजेपी में बड़ा भारी असंतोष है, और इसका खामियाजा बीजेपी को जिस चुनाव में आप एक तरफ कहते होगा। हैं बीजेपी में असंतोष है, दूसरी तरफ कहते हैं लोग वहां जा रहे हैं, आपकी वरिष्ठ नेता कृष्णा तीरथ जा रही है। देखिए, हमारे कोई भी लीडर किसी को पकड़ के बांध के रखा नहीं जा सकता। कुछ तो कृष्णा तीरथ चुनाव लड़ना हो सकता है, वो सोची हो कि मैं बीजेपी के टिकट पर फिर विधायिका बन जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, भारत सरकार में मंत्री पद तक का ओहदा उनको दिया गया, सरकार चलाई वो, और उसके बाद अगर उनका यही ईमान था, अगर यही बात थी, वो चली गई, तो वो उनका धर्म ईमान जाने, अब जनता निर्णय करेगी इस पर। चलिए अदीब साहब, कुल मिला के जो लड़ाई है इस वक्त दिल्ली की, अब जो सियासी लड़ाई है, चुनाव है, 15-16 दिन और रह गए हैं, ये जो लड़ाई है, ये देखिए बड़ा देश की निगाह है इस वक्त दिल्ली। बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ है। पिछला इलेक्शन जो दिल्ली का हुआ था, उसमें केजरीवाल साहब जिस वक्त मैदान में आए थे, वो पहले शख्स थे हिंदुस्तान की सियासत में जो सपने बेच के पावर में आए थे। उन सपने बेचे थे और जनता ने उनको टूट के सपोर्ट किया था। फिर भी 28 और इस सपने बेचने को सबसे बेहतर जो शागिर्द था वो नरेंद्र मोदी पैदा हुए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सपने बेचने शुरू कर दिए और सपने बेच बेच के पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जीता। अब उनका मुकाबला दिल्ली में था उस आदमी से जो उनसे ज्यादा सपने बेचता, तो बहुत खामोशी से उन्होंने अपने तो किनारे कर लिया, वो यहां पर अपने को नीचे ले आए। अब लाएं किसको? उस सपने बेचने वाले मंच पे एक और बैठी थी, वो मोहतरमा जिनका नाम किरण बेदी आप लोग बार बार कह रहे हैं। किरण बेदी को एहसान मानना चाहिए था अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उनका जो कांड था, जो उनकी एनजीओ के हिसाब किताब थे, जो टिकट एक्स्ट्रा खरीदती थी, वो सारे कांड आए थे। उनकी अपनी बेटी का एडमिशन का मसला था, उस वक्त बीजेपी ने कोहराम मचा दिया था, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट ने उसको दबा दिया था और अन्ना की शख्सियत में वो दब के रह गई थी। नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा कांड खड़ा हुआ था। अब बीजेपी कह रही है कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटर लेके आ रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को लाती है, इस मुल्क में 50 चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस घर बैठे हुए हैं, भाई उनको दे दो लाके, मुल्क वो चलाएं। चीफ सेक्रेटरीज खाली बैठे हुए हैं, उनको दे दो। ये कौन सा तरीका हुआ कि साहब बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, हालांकि हमको गाली वाली देती हैं और खुद हमारे ऊपर भी इतने चार्जेस हैं जिनको हमने किया था, अब हम इसलिए ले आए कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी हैं। और हमारे पास मुखी ऐसा लीडर अब नहीं रहा, उसकी पावर, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। यानी हर्षवर्धन ऐसा कैपेबल लीडर
वो कैपेबल नहीं है, उनका खुद उपाध्यक्ष जो है उपाध्याय है वो कैपेबल नहीं है। ये सब बातें बीजेपी खुद से कह रही है, जैसा अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, और कि ये लगता है कि ये अपने को पहले से ही शिकस्त मान ली इन्होंने, और ये जो पहले की शिकस्त का इलेक्शन जो है कांग्रेस हर जगह ही लड़ी है, पहले से शिकस्त मान के, और हर जगह हारे हैं। मुझे लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि बीजेपी उस रविश पे जा रही जहां कांग्रेस गई थी कि डिफेंसिव लड़ाई लड़ो, और जो डिफेंसिव लड़ाई लड़ता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये मेरी समझ है। चलिए उपेंद्र जी, आपने तमाम मेहमान बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी के नेता को भी सुना, और अदीब साहब खुद राजनेता हैं, खुद राजनीति में बहुत सालों से हैं, देख रहे हैं, दिल्ली में हैं। इस वक्त जो लड़ाई है, अब ये चुनावी जो लड़ाई है दिल्ली में, इसको कैसे देखा जाए अब, खास करके तब जब बीजेपी के तरफ से किरण बेदी को अब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कर दिया गया। अब देखिए, लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में ही है। ये बहुत दिनों से यही स्थिति बनी हुई है और आज भी वही स्थिति है। इसमें कांग्रेस है जो तीसरे नंबर पर है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस भी है। तो जो नई परिस्थितियां जो डेवलप हुई हैं किरण बेदी के लाने के बाद, तो ये जो शुरुआती दौर का जो पहला जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई हुई दिखाई पड़ रही है। साइकोलॉजिकली है जो, ये क्यों मानते हैं आप? तो वो इसलिए कि अब इसमें बहुत सारी बातें एक्सेप्टेंस, अदीब साहब बोल रहे थे कि हमारे नेता एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, हमारे पास कोई किरण बेदी जैसा हमारे नहीं, जब आपको केजरीवाल जैसे लोगों से लड़ना हो, अरविंद केजरीवाल जिस तरह की सियासत करना, उनसे लड़ना हो, तो अगर आप मैच नहीं ढूंढेंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन उनका मैच नहीं हो सकते थे। केजरीवाल की मैच किरण बेदी भी नहीं है। देखिए, किरण बेदी को दिल्ली के लोग 1982 से जानते हैं, जब SCR शुरू हुआ था। केजरीवाल को लोग पिछले 2 साल से 3 साल से जानते हैं, मतलब उनको करीब 32 साल से लोग जानते हैं, और इनको 2 साल से जानते हैं। लेकिन जो अन्ना का आंदोलन हुआ है उसमें केजरीवाल की क्या हैसियत थी और किरण बेदी की क्या हैसियत थी हम जानते हैं। तो 5 सदस्यों की जो बना था सरकार के साथ नेगोशिएट करने के लिए, उसमें किरण बेदी नहीं थी, केजरीवाल थे। उस आंदोलन के नेता अन्ना थे और दूसरा व्यक्ति केजरीवाल थे। तीसरा भी नहीं थी किरण बेदी, चौथी भी नहीं थी, 5वीं भी नहीं थी। 2 बाप बेटे जो शांति भूषण, प्रशांत भूषण थे, इवन जब तक अलग नहीं हुए थे तो बाबा रामदेव उनके ऊपर थे। तो उसमें जो नेतृत्व वर्ग में हमें नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया के बराबर की भी इनकी हैसियत थी। तो ये आप नहीं कहिए, कुछ समय भी उनके बराबरी पर थी किरण बेदी। नहीं, अन्ना के आंदोलन पे, अन्ना के स्टेज पे उनकी एक अहम भूमिका थी। आप उस डेलीगेशन में 5 में थे, नहीं थे। अन्ना के अगर केजरीवाल को देखे, एक IRS, आपके पास में आता हूं, एक IRS वर्सेस IPS अगर सर्विस को देखा जाए, कंट्रीब्यूशन को देखा जाए, अगर उनके जो व्यक्तित्व है दोनों के जो आचार विचार व्यवहार व्यक्तित्व, तमाम जो प्रशासनिक जो अनुभव है, इन चीजों में, और दिल्ली के जनता को, दिल्ली की जो जनता है उसको अगर आप देखना हो तो दोनों कि जब दोनों आमने सामने हो तो कौन मजबूत इस वक्त दिखाई दे? अब देखिए, दोनों का, वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, ये इंडियन पुलिस सर्विस में थी, लेकिन वो दोनों मायने नहीं रखता है। असली जब आप पॉलिटिक्स में है तो आपको पॉलिटिकल फैक्ट देखना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल, पॉलिटिक्स के ओरिजिन तो दोनों का एक साथ हुआ है। नहीं, वो अन्ना के आंदोलन से दोनों लोग सियासत में आए। किरण बेदी की अभी भी एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में अभी तक इमेज नहीं स्थापित कर पाए हैं। मैं वही कह रहा हूं, इनका पूरा सोच, विचार, आचार सब पॉलिटिकल है अरविंद केजरीवाल का। दोनों लोग अन्ना आंदोलन के स्टेज से उतर के आए हैं दिल्ली में, दोनों, एक ने अपनी पार्टी बनाई, एक ने दूसरी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पुरानी है। देखिए, मैं तो बोलता हूं कि किरण बेदी उस मामले में जहां छवि यानी पहचान की बात है, तो किरण बेदी बहुत सीनियर है। वो 1982 से जानी जाती है। उस समय कोई केजरीवाल का जानते भी नहीं थे, पता नहीं उस समय केजरीवाल दिल्ली आए भी नहीं होंगे। तो वो जो पहचान की जहां तक बात है, तो किरण बेदी की पहचान बहुत पुरानी है, यानी अन्ना से बहुत ज्यादा। दिल्ली के लोग जितना इनको जानते हैं, वो किरण बेदी और क्या क्या करके, बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनका जितना नाम हुआ था पहली IPS महिला अधिकारी के रूप में, हालांकि हमें जहां तक पता है कि पहली महिला IPS अधिकारी भी नहीं है। ये पूरा मीडिया के क्रिएशन करके एक झूठी बात को सच बना दिया गया। एक कोई चौधरी है, ललिता चौधरी, क्या नाम है, वो है पहली महिला पुलिस अधिकारी। लेकिन इन्होंने अपना पूरा ये करके झूठ को सच बनाना, मीडिया के द्वारा अगर कोई मैनिपुलेट करना चाहे तो कर ले। तो उस मामले में कहिए कि ये किरण बेदी है जो केजरीवाल के बराबर की नहीं है। वो अन्ना के आंदोलन के उपज केजरीवाल हैं, लेकिन ये जो कुछ भी था ये पहले ही उपज गई थी। मेरा मानना है कि
और वो जो इनकी जो पहली इमेज है 1982 से वो इनका नहीं बदला है, इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि अन्ना के कारण किरण बेदी पैदा हुई है। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जगदीश मुखी का फोटो लगा करके चारों तरफ पूछ रहे थे, बताओ कि आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। देखिए तो अब जब उनके सामने जब ये उम्मीदवार आए, जब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी रणनीति कैसे बनाए। तो ये जो सियासत होती, सियासत में इस तरह की जब स्थिति हो कि आपके दुश्मन, ये समस्या दोनों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी एट ब्रिज है, जो मैं मेट्रो से चलता हूं देखता हूं, सभी जगह एक ही स्लोगन है, पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास चलो चले मोदी के साथ। उसमें किरण बेदी कहीं नहीं है, बल्कि पूरा जो इसका जो एड ब्रिज है, पब्लिसिटी का जो है अभी तक आज के दिन तक, उसमें नरेंद्र मोदी ही हैं। इनका नाम एकाएक घोषित कर दिया गया है। तो ये केजरीवाल ने जो सिर्फ ऑटो के पीछे लगाया था जगदीश मुखी का, भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी का चारों तरफ लगा रखा, उसका क्या करेंगी? नहीं, आप ये देखें, जो महिला है वो खुद, तो महिलाओं में एक उनका आकर्षण होगा। भारत की पहली महिला है जो IPS है, महिलाओं में उनका आकर्षण है, युवाओं में उनका आकर्षण है। तो ये जो लड़ाई है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी युवाओं को आकर्षित करते हैं। तो ये जो बुनियादी तौर से जो लड़ाई है अब यहाँ पे दिल्ली की लड़ाई, वो तो आपने सामने केजरीवाल और किरण बेदी ही है। देखिए, हमें लगता है ना कि यहाँ पर पर्सनालिटी की लड़ाई उस तरह से है नहीं जी, है तो मुद्दों की ही लड़ाई, लेकिन मुद्दा है उसका पर्सनिफिकेशन हो रहा है। जैसे केजरीवाल की जब हम नाम लेते हैं ना, आप जब ईमानदारी की बात करेंगे तो आप केजरीवाल है जो कि मुद्दा का पर्सनिफिकेशन है। और लड़ाई अल्टीमेटली है कि केजरीवाल का जो 49 दिनों की सरकार थी, उसमें आप एक आम व्यक्ति से पूछे कहेगा जी भ्रष्टाचार नहीं होता था। मतलब कि जो पुलिस के भ्रष्टाचार हो गया, MCD का भ्रष्टाचार हुआ, NDMC का भ्रष्टाचार हुआ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार हुआ, या हेल्थ सेंटर का भ्रष्टाचार हुआ, इससे जो पीड़ित लोग रहे हैं उनको लगता है कि भाई वो तो नहीं हुआ था। जो जल माफिया है उससे भी लोगों को त्राण मिल गया था, भले बहुत कम समय के लिए मिला। लोगों को गुस्सा आया कि भाई जो हमको मिल रहा था उसको और लंबा क्यों नहीं खींचा। केजरीवाल से गुस्सा हुआ, फिर मुकदमे उन्होंने कुछ किए कॉमनवेल्थ से रिलेटेड मुकदमे, तो उस मुकदमे को बिना आगे बढ़ाए हुए फिर छोड़ क्यों दिया। तो इसके कारण केजरीवाल पर गुस्सा हुआ कि भाई जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको और आगे बढ़ाना चाहिए था, पहले छोड़ के भाग गए। आप ये देखें, लेकिन जो केजरीवाल है जो मुद्दों का पर्सनिफिकेशन है, नहीं आप यहाँ पे उपेंद्र, दिल्ली में आप देखते हैं कि व्यक्ति की छवि क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है। अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो इस दोनों में अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल पे किरण बेदी भारी पड़ती है। नहीं भारी पड़ती है, क्योंकि आप किरण बेदी एक तो IIT कहां, दोनों IIT से आप ये देखिए, दोनों IIT जो है, दोनों IIT में रैंकिंग जो है आप जानते हैं, जहां से किरण बेदी आती है वहां उसका बेहतर रैंकिंग है। जो सर्विस IPS को अगर देखिए तो वो IRS से अगर रैंकिंग के मैं यहां से एक सेकंड जो मैं और जो उपलब्धि की एक व्यक्ति IRS में रहते हुए उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। किरण बेदी की 3 उपलब्धि तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कार का भी चालान कर सकती हैं। तो अपराइट ऑफिसर होने का एक उनको चाहे छवि बनाया, चाहे जो भी इसको कह लें आप, लेकिन ये छवि के ऊपर लाठीचार्ज भी करवा सकती हैं। आप जो है नॉनसेंस ऑफिसर के रूप में अपनी छवि को बनाया आपने। तो तीनों अगर आप अरविंद केजरीवाल के एक की पूरी सर्विस है, पूरी वही मैं कह रहा हूं कि जो तीनों चीजों को अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति दिल्ली में, हर व्यक्ति अगर इसको टेलीविजन पे देखता है, मैं वही अब ये सवाल आपसे नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि अगर तीनों चीजों पे देखें तो केजरीवाल पे किरण बेदी भारी दिख रही है। अखिल साहब, कौन कौन सी 3 चीजें बता रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि जो उनकी छवि है, जो उनका अनुभव है और जो उपलब्धि है, बेहतर IIT से आते हैं, बेहतर सर्विस में आए हैं, सर्विस को पूरा किया है, सर्विस में अच्छा परफॉर्म किया है। देश की राजनीति का क्राइटेरिया है सर, क्या ये स्टैंडर्ड है? आप बताइए, बाबू के लिए ये बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। नहीं, बाबू के लिए आप, अच्छा वहां पे अरविंद केजरीवाल बाबू नहीं थे वहां चलाने के लिए, दिल्ली को चलाने के लिए टाटा से भागे, IRS से भागे। मैं बात बताना चाहूंगा, साहब ने बोला है कहां सही बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटर बहुत पढ़े हुए हैं, मिलिट्री में रिटायर्ड लोग पढ़े हुए हैं, चीफ हम तो यहाँ सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, की जरूरत नहीं है सर। तो IIT चाहिए होने का सबसे पहले देखिए, मुझे जवाब दीजिए सर, मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जवाब दे दीजिए। भ्रष्ट सरकार
का इस्तीफा आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से ही इस्तीफा दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, और उस भ्रष्टाचार की लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे वो पार्टी के लिए। बनने की एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। दिल्ली छोड़ काशी को, देखिए दिल्ली के रहे ना काशी के। किरण बेदी जी, मैं 5 दिन पूरे रहा हूं जब वो आमरण अनशन था अन्ना जी का जंतर मंतर पे। किरण बेदी जी आती थी 1 घंटे आधा घंटे के लिए, और वो खाली अपना झंडा फहरा करके टीवी पे अपना चेहरा दिखाकर गायब हो जाती थी, और उनको ये पता नहीं था कि अनशनकारी जो वो कैमरे के आगे तो टीवी पे अपना हैं। और जब उनसे ये बोला गया कि क्या था जब अरविंद केजरीवाल गए थे, जब उनसे ये मैं भी मेरे को भी बता दो 10 दिन कैसे भूखे रहोगे, 5 दिन कैसे तो वो रहोगे। सामने बैठे हुए लोगों को बोतलें पानी की फेंक रही थी, उन्हें ये पता नहीं था कि अनशनकारी कहां बैठे हैं। और जब मैं गया स्टेज पर उनसे बोलने की अनशनकारी यहां है मैडम, तो फिर जो है मेधा पाटकर जी आई, अकील मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। और मेधा पाटकर जी ने सबका गुस्सा क्यों गए किरण बेदी से अचानक? ना इससे सरोकार था इस बात से संसदकारी वहां बैठे हुए हैं, और ना ही इन्हें इस बात से कोई सरोकार था कि हम एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा है। ये आकर के आधा 1 घंटे बिता करके अपना टाइम व्यतीत करके चली जाती थी। इसलिए पहले 10 लोगों में अन्ना के सवाल सुनेंगे, पहले 10 अखिल लोगों साहब में सवाल इसलिए सुन स्थान लीजिए। नहीं है। अखिल साहब सवाल तो सुन लीजिए, आप लगातार बोलते हैं, कुछ सुन लिया कीजिए बीच सर में। मैं आपकी 3 बातों में जवाब दे रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनाने वाले थे। आपने खुद आपको अगर मैं कहूं तो सारे वो रिकॉर्ड आपको बता देता हूं, सारे बयान दिखा देता हूं। अब जब बना दिया गया है, पहले आप चाहते थे, अब बीजेपी की तरफ से वो आ गई, तो इतना गुस्सा क्यों है? अब अब किरण बेदी को आप इस तरह से डिमिनिश करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? उस समय ठीक थी, आज नहीं है। देखिए कोई आपके यहां से उनको जयचंद कहता है, कोई अवसरवादी कह रहा है। आज की परिस्थिति में, क्योंकि किरण बेदी जी एक भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से जुड़ी हुई थी, आज वो भ्रष्टाचारियों के साथ में जाकर के कर रही, तो वो यू टर्न लेकर के जा रही है। हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने अपनी पूरी आइडियोलॉजी बदल दी। ये देश की और दिल्ली की जनता के साथ आपका धोखा है। ये देश की और दिल्ली की जनता इस बात को सहन नहीं कर पाई। लेकिन अब जो स्थिति है, ये तो आम आदमी पार्टी की आप लाए हैं, और आपके ऑफिस में धरना हो रहा है, आपके अध्यक्ष के खिलाफ ये हो रहा है, धरना हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। कुल मिलाकर के जिस रणनीति से आप लाए थे वो कहीं बैकफायर तो नहीं कर रहा है? कोई बैकफायर नहीं हो रही और कोई कुछ नहीं हो रही। देखिए, बड़ी पार्टी है, सबको चाहत है और सबको ये आशा है कि इस बारी बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतेगी, इसलिए हर एक कोई चाहता है कि उनके नेता या उनके चाहत वाले व्यक्ति बने। तो इसमें एक डेमोक्रेटिक पार्टी में ये आज पहली बार ही नहीं हुआ है, बहुत जो निर्णय हुआ डेमोक्रेटिक वे में नहीं हुआ है। लोगों का गुस्सा फिर क्यों है? देखिए, डेमोक्रेटिक वे में अगर नहीं होता तो सीईसी नहीं डिसाइड करती, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी नहीं डिसाइड करती। हमारे यहाँ ये है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कौन लड़ेगा, अगर किसी को प्रोजेक्ट करना है तो कौन होगा। मैं बड़ा सवाल आपसे पूछता हूं कि हम आज के दिन में डिलीवरेंस चाहते हैं या हम धरने, प्रदर्शन, अनार्किज्म चाहते हैं? क्या ये अगर आप आरोप लगाएं आज के दिन में कि जी वो ये है या वो है, मेरे को सिंपल सी चीज ये बताएं। मैं सबसे बड़ा क्लियरली पूछता हूं कि अगर आपको तो जवाब देना है क्लियरली। आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? सवाल ये है, आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं? मैं कांग्रेस, आम आदमी, उपेंद्र जी, अकील साहब तो यहाँ बैठे, सबसे एक ही सवाल पूछता हूं कि अगर कोई अपने आप को आज की डेट में करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेडर के तरीके से प्रोजेक्ट करता है और वो ये बोलता है कि मेरे से बड़ा मसीहा नहीं है हिंदुस्तान के लिए, एंटी करप्शन के लिए, तो मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि एज एन IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, उन्होंने कितने रुपए पकड़वाए करप्शन के, काला धन के कितने रुपए पकड़वा दिए एक, और कितनों पे करप्शन के खिलाफ एक्शन ले लिया उस दौरान? अब तो एक पैसा नहीं कमाया, इस बात का सबूत है ये। एक कमाने की बात नहीं कमाया। कम से कम सुनिए सवाल को, और करने वाले, अरे धरना मत दीजिए, कम से कम सुनिए पहले सवाल को। मैं आपकी बात का जवाब मैं ये बोल रहा हूं, एज एन IRS ऑफिसर
उन्होंने करप्शन के काले धन का कितना पैसा पकड़वाया और कितनों के खिलाफ एक्शन लिया। आप जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए कमिश्नर और सारे लोग हैं, तो एक अकेला इंसान जब उनकी वाइफ क्यों है वहां पे? देखिए ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आप, तो इसका मतलब उनकी वाइफ भी वहीं पे है जी, उनकी बीवी भी वहीं पे है ना? बिल्कुल है, तो वो भी डूबी हुई है। इसका मतलब आप डूबे हुए लोगों के विरुद्ध उन्होंने काम व्यक्तिगत किया है। नहीं आके ऐसा है कि अगर आप उन्हें क्रूसेडर बोलते हो सबसे समय प्रमाण तो दो। एक बात बताओ, आपने बोला अंबानी करप्शन करता है, आपने उसी को सब्सिडी का पैसा पकड़वा दिया। एक्सेप्शन राहुल मेरा बताना चाहता हूँ यहाँ डायरेक्टर थे 2012 सब्सिडी का पैसा किसको दिया गया? चलिए पब्लिक को सब्सिडी दी गई है, उसमें पैसा कहाँ गया? आप ये बताइए, आपकी सरकार में सब्सिडी का पैसा लाखों करोड़ों की सब्सिडी का पैसा इधर उधर हुआ है। एक और सवाल है, एक और सवाल, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। लेकिन एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप टीवी डिबेट के लिए आप आइए, टीवी डिबेट के लिए आप आइए, लेकिन उस पे जो अब तक का रिएक्शन है वो रिएक्शन अलग है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में जो इस वक्त केजरीवाल बनाम किरण बेदी, इसमें कई सवाल, और अभी तक हम चर्चा कर रहे थे दोनों पार्टियों के नेता जो हैं, खास करके आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। ये तब तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले वो किरण बेदी की तारीफ करते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, तब से लगातार किरण बेदी पे आम आदमी पार्टी के नेता हमला बोल रहे हैं। तो ये यू टर्न क्यों लिए, फिर से एक और यू टर्न? लेकिन उस यू टर्न के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे कि आखिर किरण बेदी को जब अरविंद केजरीवाल ने टेलीविजन बहस के लिए कहा कि वो बहस करें, लोकतंत्र में जनता को, दिल्ली की जनता को जानने का हक है, वो तमाम सवालों का सवाल पूछे, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये वक्त इस वक्त डिलीवरी का है, अब विधानसभा में वो बहस करेंगे। आपसे शुरुआत करेंगे रमन जी। देखिए, प्रॉब्लम यही होती है कि एक व्यक्ति है जिसको नौटंकी और ड्रामे के अलावा कुछ और आता नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या आपको जो इस टीवी डिबेट्स और मीडिया में जो भाषण आते हैं, क्या आपको वो सुनने चाहिए या नहीं? अगर आपको डिबेट चाहिए इसलिए कि आप किस तरीके से गवर्न करेंगी, तो उन्होंने जो अपने तरीके थे वो एक मिनट वो बता चुकी हैं कि मैं इस तरीके से करूंगी। उसके बाद डिबेट में दिक्कत क्या है? डिबेट करनी है जब पहले से ही वो सामने रख चुकी है उनके डिबेट। दिक्कत क्या है? अगर जनता अगर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं ये कर रहा हूं, तो फिर दोबारा वो सवाल मैं क्यों जवाब मुझे बताना और जनता को टेलीविजन के जरिए बताना, उसमें क्या दिक्कत है? सारी चीजें जनता को टेलीविजन के थ्रू जा चुकी हैं। अगर आप चाहें तो अपने अपने फाइलें देखें, रिकॉर्ड देखें, वो बता चुके। आखिर डिबेट दूसरी बहस से, टेलीविजन बहस के से पीछे जाने के पीछे मकसद क्या, कारण क्या है? टेलीविजन बहस की जरूरत इनको इसलिए है कि उसमें कोई उपद्रव मचाए, कोई इंक फेंकाए, कोई थप्पड़ मरवाए, कोई अंडा फेंकवाए। ये इनकी एक पुरानी कार्यशैली है, हमारे को उसमें नहीं जाना है। आप एक इलेक्शन के दौरान है, आप इलेक्शन के बीच में है। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप इलेक्शन लड़िए। आप डरते हैं उनके? हम डरते नहीं है। फिर आप क्या कह रहे हैं? हम उचित जगह पे करेंगे और हम पहले ही बता चुके हैं हमने कैसे करना है। अगर इनको नहीं समझ में आता तो बार बार वो टेप देखे, समझ जाए। अगर ये अमेरिका में है, हिंदुस्तान में है, अमेरिका से आप लेकर के आए हैं अपनी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कम से कम पढ़ के रही है, ठीक बोलिए। एक ही है। चलिए आम आदमी पार्टी के लिए एक सवाल है, आप बहस के लिए किरण बेदी को चुनौती देके क्या हासिल करना चाहते हैं?
देखिए साहब, ये तो हमारे गणतंत्र और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल राइट है बहस करना। और ये सारे जितने बड़े देश हैं, जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, वहां बहस होती है, और बहस होती पब्लिक के सामने, और दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक के सामने हो जाता है। जिसमें दम होता है वो आकर के बहस करता है, और जिसके पास कोई दम नहीं होता या जिसके पास कोई मुद्दे नहीं होते, खाली फेस होता है, वो नहीं करता है बहस, और वो बहस से भागता है। जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहस हो जाने से लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो मजबूत होंगे, आप ये कह रहे हैं? जरूरत है ये तो रामादास जी, लोकतंत्र को गाली यही दे रहे थे। ये लोकतंत्र का फंडामेंटल राइट है। पार्लियामेंट में बहस को, पार्लियामेंट में बहस हो, बात कही पार्लियामेंट में बहस, अखिल साहब, अखिल साहब से आप पार्लियामेंट में चर्चा करवा के अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों पे उस पे भी समाधान ढूंढ सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं लिया। तो इस आज आप क्या गारंटी है कि जीत के सब लोग जा रहे हैं विधानसभा में? तो चुनाव के वक्त ही बहस होती है सर जी। चुनाव के वक्त आप किरण बेदी जी या केजरीवाल साहब हार गए, चलिए चुनाव दोनों में से कोई एक भी हार गए या दोनों हार गए, तो जनता तो इनका बहस देखने से बिल्कुल ये रह जाएगी, वंचित रह जाएगी। आप चाहते हैं बहस हो? हम चाहते हैं कि बहस हो, और हमारे अभियान चेयरमैन ने कहा है कि मैं तैयार हूं बहस के लिए। ठीक है, बहस होनी चाहिए। किरण बेदी मुझे लगता है, एक मिनट, किरण बेदी मुझे लगता है कि 3 उपलब्धियां जो उनकी हैं, वो 3 उपलब्धियों के डर से वो बहस नहीं चाहती। पहली उपलब्धि उनकी, जो क्रेन बेदी लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी को उठवा ली थी। वो बड़े हृदय की महिला प्रधानमंत्री थी कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो गलत क्या किया? डिसमिसल होना चाहिए था। प्रधानमंत्री गाड़ी चला रहा था, गाड़ी ड्राइव करने के लिए सरकारी कर्मचारी होते हैं, और जहां तक सड़क बनी हुई थी वहीं तक गाड़ियां गई थी। आज नरेंद्र मोदी की गाड़ी कहीं से कोई ऑफिसर टो करा ले और उनकी सुरक्षा पर कोई दाग लग जाए, हमला हो जाए उनके ऊपर, कौन जिम्मेवारी लेगा? चलिए दूसरी चीज, वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज वो करवाई थी। अगर बहस पे आएगी तो ये प्रश्न भी उठेगा और लोगों के जहन में याद ये ताजा हो जाएगा, इसलिए भी वो डर रही हैं। और तीसरे, परिवारवाद के लिए वो किसी स्तर तक जा सकती हैं। मिजोरम का रेजिडेंट का सर्टिफिकेट बनवा के वो अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में दिल्ली में दाखिला दिलवाई थी। ये प्रश्न भी बहस में केजरीवाल उठाएंगे, इसी डर से वो बहस से भाग रही हैं। चलिए अदीब साहब, देखिए बहस की आवश्यकता है, बहस हो रही है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत है क्योंकि अब इस मुल्क में मुद्दे नहीं है जीता कैसे जाए इलेक्शन, सिर्फ ये एक मसला है। उसमें सब पावर पॉलिटिक्स है, सब जोकरी करते हैं। मेरा पार्लियामेंट में एक एहतिजाज हुआ था जब ये लोग लोकपाल बिल को कहते थे कि हम लाल किले पे पास करेंगे, और वो जो मैदान में बैठे थे जी, उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि हाउस का काम है कानून बनाना। उस वक्त अन्ना और केजरीवाल और इन लोगों ने कहा था हम जो चाहेंगे वो बिल बनेगा। जो रिप्रेजेंटेटिव गए हैं वो सब चोर हैं, और इसके खिलाफ मैंने प्रशांत भूषण के खिलाफ प्रिविलेज फाइल किया पार्लियामेंट में, वो मौजूद का विरोध भी हुआ, प्रिविलेज डाउन किया, और प्रिविलेज के लिए उनकी माफी हाउस में मौजूद है। ये जुमले उस वक्त पार्लियामेंट के लिए बोले जा रहे थे। उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये जो तमाशा खड़ा हुआ है, उस तमाशे में मेरे बीजेपी के साथी भी शामिल थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी को निकालना था। इसलिए यह बहस हो रही थी कि पार्लियामेंट में बिल नहीं पास होगा, पास यहां होगा। आज उस पर दोनों पार्टियां कोई बहस नहीं कर रही है। जहां से तुम्हारी बुनियाद खड़ी हुई, जहां से तुम्हारी शिनाख्त पैदा हुई, जहां तुमने एक फार्मूला दिया था कि पूरे हिंदुस्तान का करप्शन ये बिल लेके ले आएंगे हम, आज वो अन्ना अपने गांव पे पड़ा हुआ है। उस अन्ना से पूछा नहीं जा रहा है, उस अन्ना से बेदी की बातचीत नहीं हो रही है। एक मिनट, जिस मूवमेंट से ये जो पैदावार हुई है केजरीवाल साहब की और बेदी साहिबा की और मुख्तलिफ लोगों की, ये उस मूवमेंट से हुई थी जिसने एक फार्मूला दिया था हिंदुस्तान में कि हम एक ऐसा लोकपाल बिल ला रहे हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर होगा, जो गवर्नमेंट से हिसाब किताब लेगा। आज किसी की बहस में न बीजेपी वाले बहस में हिस्सा ले रहे हैं और न केजरीवाल की पार्टी ले रही है। अरे किस बात पे बहस करनी है? ये बताओ कि जिस मूवमेंट से तुम पैदा हुए थे, जिसने तुमने एक फार्मूला दिया था कि इस मुल्क का हम करप्शन खत्म करेंगे, उसके ऊपर बहस क्यों नहीं करते?
बेदी आए या फलाने आए या ना आए, ये तो सवाल सेकेंडरी बातें हैं। बात यह है कि जिससे तुम्हारी शिनाख्त पैदा हुई थी, नहीं तो केजरीवाल ऐसे तो सैकड़ों ऑफिसर पड़े हुए दोनों हैं। पार्टी के जी अखिल साहब जी, भ्रष्टाचार का हम दिल्ली के अंदर खात्मा कर चुके थे। जब हम आए फौरन हमने एक हफ्ते के अंदर जहां हमारा जुरिस्डिक्शन था, हमने फौरन एक्शन लिए। और दिल्ली की पूरी जनता और देश की जनता भी जानती है कि दिल्ली के अंदर उस वक्त करप्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जो लोअर लेवल का करप्शन था, जो हमारे हाथों में था, और जो बड़े लेवल का करप्शन है, जो जन लोकपाल बिल से आता, इन लोगों ने अन्ना जी को झांसा देकर स्टेच्यू का, और अरे आपके पास तो सरकार आई थी, आपके पास सरकार आई थी, तीन जो मेन चीजें थी उसको एलिमिनेट करवा करके, एक मिनट सर, उन तीन के साथ बात करना एलिमिनेट करवा करके आपने बिल पास करवा दिया और उसको अब ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपके पास पूरे देश की सरकार है, बिल पास है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप पास करके उसको आप अच्छे लगा के रख दीजिएगा। इम्प्लीमेंट करना है स्टेट को क्या, अभी आपने कमेटी को भेज दिया, छोड़ के आपने उसको कमिटी को, स्पेशल कमिटी को भेज दिया है। अभी भी नहीं आपने नहीं कर सकते हैं। साफ बात है, जन लोकपाल बिल आपका अभी नहीं आपने लाने दिया है, उसके अंदर आपने अड़ंगे लगा करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ठीक है, मुद्दों की लड़ाई, बहुत सारे मुद्दे हम पहले भी चर्चा कर, आज हमारी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई में इस वक्त केजरीवाल और किरण बेदी आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल। और दिल्ली को कौन जीत सकता है, दिल्ली का दिल कौन जीत सकता है, ये सवाल है। उपेंद्र जी, जो 2-3 अहम बातें हैं, एक जो डिबेट की बात है, क्या डिबेट से लगता है कि वाकई कोई फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ेगा? केजरीवाल ने ये कह के, किरण बेदी ने इससे इनकार करके क्या संदेश दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में हमेशा डिबेट के पक्ष में रही है जी। आप याद कीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले मनमोहन सिंह को चुनौती देते थे कि आइए हम दोनों मिलकर डिबेट कर लें जी। फिर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा डिबेट करने वाला आदमी नहीं हूं। फिर मोदी जी ने भी राहुल गांधी को बहुत बार चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्तागण हैं, उन लोगों ने भी बहुत बार कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ बहस करें, डिबेट करें। तो डिबेट करने की बात की मांग तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 साल से कर रही है। 2009 के चुनाव के पहले से तो मैं देख रहा हूं, हो सकता है उसके पहले भी होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में इस तरह के बहस के पक्षधर रही है। तो उसको भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि किरण बेदी को कहे कि भाई आप बहस के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारी पार्टी की नीति रही है बहस करवाना। हालांकि आज तक ऐसी बहस नहीं हुई है इंडिया में किसी भी प्रदेश में या लोकसभा चुनाव समय में भी, लेकिन ये अच्छा मौका था इस तरह की बहस शुरू करवाने का। इस एक अच्छे मौके को भारतीय जनता पार्टी चूक रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बोलने वाले लोग हैं। मैं आपको फिर से एक चीज का संज्ञान दूं, और आपको करना भी चाहिए, वो कि जो फॉर्मूले की डिमांड इस डिबेट में करी जा रही है या जो पूछा जा रहा है, वो ऑलरेडी आंसर पब्लिक डोमेन में है। तो अगर वो पब्लिक डोमेन में है और आप उसमें से मंथन ये करना चाहते हैं कि आप कैसे गवर्न करेंगे, तो उस गवर्नेंस का फॉर्मूला और उसके प्रकरण के ऊपर सारा कुछ किरण बेदी जी खुल के बोल चुकी हैं। देखिए, अगर आप बाकी लोगों बहस इस पे होनी चाहिए कि जन लोकपाल बिल आप कैसे लाएंगे, आप लाएंगे या नहीं लाएंगे। बहुत सी अनुत्तरित सवाल अगर ये मुद्दा तय करिए, बहुत सारे सवाल जन लोकपाल बिल पे जिसपे आपने इलेक्शन लड़ा था, जीता था, वो कहां गया? आपके पास तो जन लोकपाल बिल पड़ा है, उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं? उपेंद्र जी जी, उसको कंक्लूड कर दें उसको कि डिबेट जो है, आपको लगता है डिबेट के कारण जो सियासत की शुरुआत हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, एक नई तरह की सियासत की शुरुआत हुई है, डिबेट आप क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है आपको डिबेट करने में? और बीजेपी इसके पक्षधर, आज बीजेपी के प्रवक्ता अपार्ट फ्रॉम रमन जी जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर संबित जो कह रहे हैं, वो भी आपको हम सुनाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने डेयर किया है, वो डेयर करने की आदी पड़ चुके हैं। उन्होंने डेयर किया है कि किरण बेदी जी आके उनके साथ डिबेट करें। पहले भी ऐसे ही कहते रहे। एक पार्टी ऐसी है दिल्ली में जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, AAP अर्थात ऑल अबाउट पब्लिसिटी। इनको केवल पब्लिसिटी का ऑक्सीजन चाहिए और कुछ नहीं। दूसरों के कंधे पर चढ़कर किस प्रकार से पब्लिसिटी करनी है, ये हमने देखा है, ये आम आदमी पार्टी करती रही है। और आज वो कंधा वो केजरीवाल जी
किरण बेदी जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किरण बेदी जी के कंधे पर चढ़ के उनके साथ डिबेट करके वो कुछ पब्लिसिटी पाए, मगर ये हम नहीं होने देंगे। ये जी केजरीवाल किरण बेदी के कंधे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो किरण बेदी केजरीवाल के कंधे का इस्तेमाल करें। उनको कौन मना करता है कि आप उनके कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए? कोई पब्लिसिटी कोई व्यक्ति की थोड़ी होगी, दोनों की पब्लिसिटी होगी। देखिए, और ये कैसे उन्होंने मान लिया कि जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे दिया गया है कि किसी और इंसान के पास क्या सवाल है वो आपके ऊपर है। वो भ्रमित करने के अलावा कुछ काम नहीं। आपके पास आते हैं, जरा जवाब ले लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे स्टूडियो में बैठे हुए, रमन जी। देखिए, अगर इनको ये लगता है कि जी उनका कंधे का इस्तेमाल करके केजरीवाल जी कर रहे हैं तो किरण जी भी कर लें। देखिए, अलग अलग व्यक्तित्व है, वो ऐसी नहीं है, हमारे आचार विचार ऐसे नहीं है। आप कर लीजिए, आपको करना है आप करिए, बराबरी नहीं है। हमने आपको मना थोड़ी करा। आप यहाँ छोड़िए, अमेरिका जाके ढोल पीटिए, हमने आपको मना करा। अरे भाई, जब आडवाणी मोदी जी का काम है, आडवाणी ले रखा है। ये सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह तीनों को नरेंद्र मोदी चुनौती दे रहे थे बहस करने के लिए। देखिए, बहस करने की अगर आपके पास कुछ नया है बहस करने के लिए तो वो करिए ना। आप गवर्नेंस में बहस करना चाहते हैं, देखिए सामने होते हैं क्या पॉलिसी है आपकी, वो तो वो सब बहस होती है सर, उसी पे बहस होती है। बता चुकी है ना, अब आपकी बारी है, आप बताइए आप कैसे करेंगे। वो तो बता चुकी है, 2 भाषणों में होती है उसके सर 7P फॉर्मूला जो जनता को पता चल दिया। उसके बाद आप चाहते हैं। चलिए डिबेट से आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। डिबेट की सियासत से आगे बढ़ते हैं। अखिल साहब, जो रमन जी, एक और सवाल है जो आपके लिए है। किरण बेदी बनाम केजरीवाल तो दिल्ली में इस वक्त जो लड़ाई है, कौन दिल जीत पाते हैं नहीं, लेकिन आपके पार्टी ऑफिस में बड़ी वहां पे काफी तोड़फोड़, काफी तरह के प्रदर्शन तोड़फोड़ तो कोई नहीं हुई। आज मैं था वहां पे। यहाँ तक कि जो पार्टी नारेबाजी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, उनके समर्थक जिन्हें टिकट नहीं मिला, दिल्ली के बीजेपी के प्रकरण हो रहा था, मैं किसी कारणवश उसी स्थल पे था जी। वहां तक कि वहां पे जो है जो हाथापाई हुई है, वहां पे ऑफिस प्रेमिसेस में नहीं हुई है। मैं वहां था, मेरे सामने कोई हाथापाई नहीं हुई जी। मैं आपको इतनी सी चीज पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा वही चीज बोल रहा हूं जी। बड़ी पार्टी है, हम आज पार्टी अध्यक्ष को टिकट नहीं दी जा सकती है। अगर नहीं दी गई तो वो जो भी पार्टी तो केजरीवाल जी के शिकार हो गए जी। तेज मीटर रामादास जी, या तो आप बोल लीजिए। आप कंक्लूड करें। समय कम है, आप अपनी बात कहेंगे। समय वैसे भी पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई जी। देखिए, अगर मेरी पार्टी बड़ी है और उसमें टिकट की अभिलाषा बहुत सारी है जी, तो उसमें थोड़ा बहुत विवाद होना या बोलना या कोई थोड़ी बहुत कोई लोग खुश हो या ना हो समर्थक, वो चलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये हमने देखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो बीजेपी में है और वो काम कर रहे हैं, उनकी सबकी अभिलाषा होती है। अगर किसी की अभिलाषा है और नहीं मिला और उनको थोड़ा सा बुरा लगा है और वो उसका कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। चलिए, ये हर टाइम होता है, हर जगह होता है और ये वापस अपने घर है, घर में संभल जाएगा। लेकिन मैं अब आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि एक जगह तो जाके यही केजरीवाल साहब रोते हैं बटला हाउस में और दूसरी तरफ जाके मोहन चंद शर्मा जहां रहते थे वहां जाके रोते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि किस तरफ और कहां के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। जी, आम आदमी पार्टी के नेता से आप पूछना चाह रहे हैं। अखिल साहब जी, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो इस तरह की बातें मुद्दों से हटा करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश है, ये मतलब है कि हमारे देश की और इस दिल्ली की भी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या बातें करना जिसका कोई और चोर कोई उसका कहीं कुछ सिरा नहीं है, उसको आगे ला करके जो मेन मुद्दा है आज की बहस का, कैरेक्टर का मुद्दा आपने पीछे छोड़ दिया और उसके जवाब आप दे नहीं रहे हैं। चलिए, और इस तरह की बातें करके भ्रमित मत कीजिए, दर्शक के लिए, दिल्ली की जनता को भ्रमित मत कीजिए। दर्शक के लिए जो अलग अलग सोशल मीडिया पे, खास करके फेसबुक और ट्विटर के अलावा जो कई तरह के ऑनलाइन जो इस तरह की बातें हो रही है, एक कि किरण बेदी के नीचे लिखा जाता है एक टेक्स्ट, आयरन लेडी, और अरविंद केजरीवाल आयरन मैन। तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति की जो लड़ाई है और दिल्ली की जो लड़ाई जिस पर देश की इस वक्त नजर है,
कुल मिलाकर के मुद्दे पीछे हैं, ये दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों नेता जो हैं वो आगे हैं। अखिल साहब बिल्कुल नहीं सर, आयरन मैन ना कभी उन्होंने अपने आप को शो किया है। आयरन मैन मैं भाग रहा हूँ, आयरन मैन आम आदमी की ताकत, सारी ताकत मैं भाग रहा हूँ, वो आयरन नहीं है, आयरन नहीं, आयरन मैन। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, भाग रहा हूँ। इस तरह से शब्दों के जाल से देश की समस्याएं नहीं, शब्दों के जाल से देश की समस्याएं नहीं सॉल्व होती हैं सर, ये बीजेपी का काम है। आप डिबेट से सॉल्व करना चाहते हैं? आप क्या डिबेट से सॉल्व कर लेंगे? अखिल साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, शब्दों के जाल से नहीं होता है, तो डिबेट में आप क्या करते हैं? तो फिर डिबेट की चुनौती आप क्यों दे रहे हैं? सामने होनी चाहिए ना, फिर डिबेट की चुनौती क्यों? देश की जनता आप भ्रमित करना नहीं। एक तरफ मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल एक तरफ आप कह रहे हैं कि शब्दों के जाल से काम नहीं चलेगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं डिबेट करिए। डिबेट में आप क्या करेंगे फिर? देखिए, शब्दों का जाल का मतलब ये होता है भ्रमित करना, और शब्दों से आप अपनी पोजीशन, अपने देश की जनता के सामने रखना। वो शब्दों का जाल नहीं होता, जाल होता है जिसमें फंसा लेना, जनता को फंसा लेना, उसके दिमाग को मोल्ड करने की कोशिश करना। लेकिन बहस से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बहस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है जो आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे बहस होती है, और पार्टियों के बीच में जनता के सामने बहस होती है। वहां दूध का दूध पानी का पानी होता है, जो बीजेपी नहीं चाहती है इस देश में। जी चलिए रामाधार जी, ये हमारा समय खत्म हो गया। दोनों दल जाल बुनने में माहिर हैं, लेकिन हम कांग्रेस के लोग जाल को काटना जानते हैं। इन दोनों के द्वारा बुने जा रहे जाल को काट के दिल्ली की जनता के भले के लिए हम काम कौन काटेगा? कौन काटेगा? हमारी पूरी टीम है जो काटने में लगी हुई है, और काटेंगे हम लोग इन लोगों के शब्दों के बुने जाल। चलिए एक छोटी सी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अभी केजरीवाल साहब जर्मनी गए थे, तो वो ट्रिप किसने ऑर्गेनाइज करा था, क्या खर्चा आया था और क्या विषय था? आप सवाल क्या करना, सीधा क्यों नहीं यही तो डिबेट में आप पूछते हैं। तो आप डिबेट करवा दिया। ये देखिए, आपने कितने हजार करोड़ खर्च किए हैं आपके इलेक्शन कैंपेन के अंदर, ये देश की जनता जानती है। और 80% आपका जो फंड आता है उसको आप शो नहीं करते। हमारा रसीद नंबर 4 जगह इंटरनेट के ऊपर है, और आपने बिल पास किया, रसीद नंबर बीजेपी बिल पास किया कि नहीं, हम नहीं शो करेंगे। यही है जो भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है और पूरे देश में फैलता है, और इस बार हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय, अखिल साहब और रमन जी हमारे पास समय कम है। रामाधार जी बोल चुके हैं, अदीब साहब बहुत कम शब्दों में। 1 मिनट में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इस डिबेट में 2 पार्टियां इन्वॉल्व हैं, और इन दोनों पार्टियों की प्रॉब्लम यह है कि एक पार्टी कहती कि आई एम ए पार्टी विद डिफरेंस, यानी बीजेपी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका डिफरेंस कुछ नहीं है, पावर लेनी है चाहे जिसको लेना है, रोज आदमी भरते हैं। ये वैसी पार्टी है जैसे और पार्टियां हैं। दूसरी पार्टी वो है जो कहती है कि हमारे अलावा सब भ्रष्ट हैं, सब बेईमान हैं, जो हमारे यहाँ रहेगा वो ईमानदार रहेगा। उन्हीं के ईमानदार लोग जब दूसरी पार्टी में आ गए, भ्रष्ट हो गए, तो ये पूरा इलेक्शन एक मसखरापन बन के रह गया है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली आज जिस जगह खड़ा है, मैं समझता हूं कि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। कदरें नीची हो रही हैं, जाती लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे की कब्र खोद रहे हैं, आइडियोलॉजी, और इस पे कोई चिंता, कोई बहस नहीं हो रही। लास्ट वर्ड 30 सेकंड उपेंद्र जी। अब ये जो चुनाव हो रहा है, जो मुद्दे हैं, अभी देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी आने वाले समय में 14 दिन में क्या होता है, 15 दिन में, वो भी बहुत दिलचस्प होगा। जी चलिए, दिलचस्प लड़ाई है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई में केजरीवाल और किरण की जो लड़ाई है, जो आमने सामने है, इसमें अजय माकन कांग्रेस पार्टी कहाँ है, उनकी क्या भूमिका, कितनी मजबूती से वो लड़ पाएंगे, एक सवाल ये भी है। साथ ही साथ तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी, जो कुछ दिन पहले अन्ना के आंदोलन में थे, दोनों नेता वहां से निकल के आए हैं, आंदोलन के नेता निकल एक ही जगह से आए हैं, दोनों एक दूसरे पे जब हमला बोलेंगे तो लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि कल तक ये साथ खड़े थे, तमाम
अपनी अपनी बातों को समझा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में, अब ये एक दूसरे के विरोध में है। एक दूसरे पे जो व्यक्तिगत हमला बोल रहे हैं, इन हमला को भी खास करके जो दिल्ली के मतदाता हैं वो भी परखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें ज्यादा सच कौन बोल रहा है, क्योंकि दोनों अन्ना के आंदोलन से निकल के अपने अपने दावे हैं उनके। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है। रमन जी, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रमाधार शर्मा जी, अकिल अहमद साहब, हदीब साहब और उपेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।